हेलो फ्रेंड, मैं एक्सुमा डेंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं। आज ही क्लास के अंदर अपन डाइजेस्टम के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज ही क्लास के अंदर फ्रेंड अपन डाइजेस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। और कल की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, जितनी भी डाइजेस्टम की रिगार्डिंग जो डिजीज बनती है उनको विथ एमसीक्यू अपन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो बात करें अपन की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन है वो बनने की संभावना है और आपको डिजीज पोर्शन के लिए ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन पहले बात करेंगे कि डाइजेस्टम की एक्टिविटी या फिर डाइजेस्टम के जो एक्शन है वो क्या होते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टम की अगर अपन बात करें, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टम की बात करें तो मतलब डाइजेस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उनकी अगर बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का मतलब कहता है पुट डाउन द फूड इनटू द माउथ, कि आपको माउथ के अंदर, अगर मैं इंजेक्शन की बात करूं तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि फूड मटेरियल को अपने माउथ के अंदर लेना, क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। आपने कोई भी सामने कोई भी डिश पड़ी थी उसको उठाया और अपने माउथ के अंदर डाला, वो क्या है, इंजेक्शन है। जैसे सामने आपके गुलाब जामुन पड़ा था, आपने क्या क्या गुलाब जामुन को उठाया और अपने माउथ के अंदर डाल दिया, वो क्या है, इंजेक्शन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी परपोल्सन। नेक्स्ट टर्म क्या आती है, वो आती है आपकी परपोल्सन। परपोल्सन का मतलब मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, कि जो आपने गुलाब जामुन अपने माउथ में डाला है वो गुलाब जामुन आपके कहते हैं ना कि ओरल कैविटी के अंदर रहेगा, वो नीचे भी तो जाएगा, तो वो नीचे जाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, परपोल्सन कहते हैं। खाने को अंदर लिया, इंजेक्शन, वो खाना नीचे जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको परपोल्सन कहते हैं। यहां तक समझ में आई। अब ये परपोल्सन जो होता है फ्रेंड, उसके अंदर एक मूवमेंट होती है। अब खाना नीचे जा रहा है तो नीचे जाने के लिए जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये एक वेव लाइक मूवमेंट होती है। कैसी होती है, ये एक वेव लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसी होती है, वेव लाइक मूवमेंट है, जो फूड मटेरियल को क्या करती है, नीचे की तरफ पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। क्वेश्चन क्या है, पेस मेकर ऑफ जीआईटी। कि आपसे पूछा जाएगा कि जो जीआईटी है उसका पेस मेकर अपन किसको कहते हैं, तो पेस मेकर ऑफ जीआईटी किसको कहते हैं, माई एंट्रिक फ्लेक्सस को अपन कहते हैं। किनको कहते हैं, माई एंट्रिक फ्लेक्सस को अपन क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ जीआईटी के नाम से अपन जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। अभी माई एंट्रिक फ्लेक्सस है, इनका निर्माण कौन करता है, अभी माई एंट्रिक फ्लेक्सस है, इनका निर्माण कौन करता है, तो फ्रेंड इनका निर्माण जो करता है वो आपकी कजल सेल करती है। कौन करती है, कजल सेल होती है, वो इसका निर्माण करती है। मैंने क्या कहा कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो मायोएंट्रिक फ्लेक्सस होते हैं। ठीक है। अब मायोएंट्रिक फ्लेक्सस को अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं पेस मेकर ऑफ जीआईटी। ठीक है। और पेस मेकर ऑफ जीआईटी यानी मायोएंट्रिक फ्लेक्सस का निर्माण कौन करती है, तो वो आपकी कजल सेल करती है। ठीक है। तो आपकी कजल सेल किसका निर्माण करती है, मायोएंट्रिक फ्लेक्सस का निर्माण करती है। और मायोएंट्रिक फ्लेक्सस क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ये काम की चीजें यहाँ पर, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ मायोएंट्रिक फ्लेक्सस इन इंटेस्टाइन लीड टू दी नो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड इट लीड टू हर्चिंगटन्स डिजीज। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी कहा कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर अगर आपके मायोएंट्रिक फ्लेक्सस है वो एब्सेंट रहेंगे तो वहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो नहीं होगी। और अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो नहीं होगी तो वहां पर कौन सी डिजीज है वो अक्कर हो जाएगी, उसको बोलते हैं हर्चिंगटन्स डिजीज। ये कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी होती है कि बच्चों के अंदर मायोएंट्रिक फ्लेक्सस का निर्माण नहीं हो पाता है, और मायोएंट्रिक फ्लेक्सस का निर्माण न होने के कारण वहां पर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो एब्सेंट रह जाती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंट रहने के कारण क्या हो जाता है, वहां पर हर्चिंगटन्स डिजीज है वो देखने को मिलती है। अब फ्रेंड, हर्चिंगटन्स डिजीज के अंदर एक सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस का मतलब क्या होता है कि बच्चे की डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 48 घंटे तक अगर बच्चा अपना स्टूल आउटपुट नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेकोनियम इलियस कहते हैं। फेलियर टू पास स्टूल आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बर्थ मोस्टली सीन इन हर्चिंगटन्स डिजीज। कि डिलीवरी के यानी बर्थ के 48 घंटे तक बच्चा है वो अपना जो फर्स्ट स्टूल है वो पास आउट नहीं कर पाता आफ्टर डिलीवरी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेकोनियम इलियस कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है मोस्टली आपको, ये आपको हर्चिंगटन्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक टर्म और आती है, वो आती है आपकी पेरालाइटिक इलियस। क्या आती है, पेरालाइटिक इलियस। पेरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका कोई ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के 48 घंटे बाद तक आप अगर जो स्टूल आउटपुट नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं पेरालाइटिक इलियस। absence of bowel sound और unable to pass stool after 48 hours of operation, कि कोई भी सर्जरी के 48 घंटे बाद तक अगर आप स्टूल आउटपुट नहीं कर पाते हो तो उसको बोलते हैं पेरालाइटिक इलियस। ठीक है। पहली आपने प्रोसेस पढ़ी, वो क्या पढ़ा आप लोगों ने, पहली प्रोसेस पढ़ी थी इंजेक्शन, दूसरी पढ़ी परपोल्सन, परपोल्सन अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की बात की। अब तीसरी जो प्रोसेस आती है वो आती है आपकी
वो आती है आपकी डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अपन फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जो भी अपन खाना खाते हैं, तो नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, तो अपन क्या लेते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, यानी आपके जो फुल मॉलिक्यूल है उनकी लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, तो अब्जॉर्प्शन की बात करूं तो ट्रांसफर द फूड मॉलिक्यूल जीआई टू ब्लड, मतलब आपने जो खाना है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया, अब उनके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी जीआईटी से ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्बल मटेरियल, जो मटेरियल आपने अब्जॉर्ब किया उनको क्या करेंगे आप एनर्जी के रूप में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक प्रोसेस और बच गई थी, वो था एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है फ्रेंड, जो भी आपने फूड मॉलिक्यूल को अब्जॉर्प्शन किया, अब्जॉर्प्शन करने के बाद उनका यूटिलाइजेशन हुआ, यूटिलाइजेशन के जो अब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उनको आप स्टूल के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो, वो होता है एक्सक्रीशन। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अपने कोई अपन को फास्टली नहीं चलना है। आज की क्लास बनाने का मेन टारगेट यही है कि कल से जब अपन डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे तो डिजीज पोर्शन के अंदर अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तभी अपन जो अपनी डिजीज पोर्शन है उनको सोल्व आउट कर पाएंगे। इस कारण से आज की क्लास बनाने का अपना पर्पज है। तो पहला क्या था, पहला था अपना इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेना, ओरल कैविटी में लेना, क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। फिर था प्रपोजन। प्रपोजन यानी उस फूड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का, और जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर जो फूड मॉलिक्यूल्स क्या क्या होगा, डाइजेशन होगा, यानी वो उनका ब्रेक डाउन होगा। फिर क्या होगा उनका डाइजेशन के बाद उनका अब्जॉर्प्शन होगा, यानी आपके जीआईटी से आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। अब्जॉर्प्शन के बाद में उनका क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, यानी उनका यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा उनका क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो ये अपना पॉइंट था, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पॉइंट है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन क्या होता है, उन चीजों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम डाइजेशन, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डाइजेशन की, तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, आपके डुडेनम के अंदर आपका मैक्सिमम डाइजेशन होना। आपसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन है वो कहां पर अकर होता है, तो आप बोलोगे साहब डुडेनम के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन है वो क्या होता है, अकर होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, वो आपका जेजुनम के अंदर होता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, जेजुनम के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है डाइजेशन स्टार्ट एट विच साइड, कि आपका जो डाइजेशन यानी फूड मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होना है वो कहां पर स्टार्ट हो जाता है, तो फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। कहां पर स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी के अंदर आपका फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहां हो जाता है, स्टार्ट कहां हो जाता है, मैं बोल रहा हूं स्टार्ट कहां हो जाता है, तो स्टार्ट हो जाता है आपका स्टोमक के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आपका होता है, ठीक है। आयरन, कैल्शियम और कॉपर का जो अब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है, वो आपका डुडेनम के अंदर रहता है। और विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनम इलियम वाले पार्ट में होता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, उसके बाद मैं एक काम की बात करूंगा आप लोगों से कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, तो वो आपका डुडेनम होता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो वो जेजुनम के अंदर होता है, ठीक है। और डाइजेशन स्टार्ट कहां हो जाता है, तो वो आपके माउथ या ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है, स्टार्ट जो आपका होता है वो स्टोमक के अंदर होता है, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। आयरन, कैल्शियम और कॉपर का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, वो डुडेनम के अंदर होता है। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो वो आपका अब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है टर्मिनल इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब आपकी विटामिन B12 है वो क्या होता है, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर एक एनीमिया कोज होगा, जिसको आप पर्नीशियस एनीमिया के नाम से आप जानते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। विटामिन B12 की कमी होगी तो आपके क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा। और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेंसिव फैक्टर है वो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जो आपके स्टोमक से निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्टोमक में कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी तो वहां पर इंटेंसिव फैक्टर नहीं बनेंगे, इंटेंसिव फैक्टर नहीं बनेंगे तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और विटामिन B12 का अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके अंदर पर्नीशियस एनीमिया नामक बीमारी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक्सक्रीशन। ओ यहाँ पर एक्सक्रीशन आ गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूँ एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब ऑर्गन ऑफ जीआईटी की बात करें तो अपन पहले तो जो अपने जीआईटी के अंदर जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उनकी बात करेंगे, फिर अपन एसेसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल की लेयर की बात करें तो आउटर लेयर होती है उसको सिरोसा या पेरिटोनियम के नाम जानते हैं, फिर आपकी मस्कुलरिस होती है, फिर सब म्यूकोजा होती है, फिर म्यूकोजा होता है। तो इनर मोस्ट लेयर आपकी म्यूकोजा होती है और आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है आपकी सिरोसा या पेरिटोनियम आपको होती है। ठीक है, आगे चलें तो आगे चलने का फिर अपने जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका सिरोसा के अंदर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, सिरोसा लेयर की अगर अपन बात करें तो सिरोसा को या पेरिटोनियम की बात करें तो ये सबसे बड़ी जो सीरस मेम्ब्रेन होती है। अब सीरस मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जो सीरस फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं उसको अपन सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। और अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट है वो सीरस मेम्ब्रेन होती है, कौन सी आपकी, पेरिटोनियम। इसके अंदर दो लेयर होती है, आउटर होती है पेराइटल और अंदर होती है विसरल। ठीक है, आउटर जो लेयर होती है वो पेराइटल होती है, इनर लेयर होती है वो विसरल होती है। उन दोनों के बीच में जो एक फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड के नाम से अपन जानते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड की जो अमाउंट होती है वो 10 से 20 ml होती है। अगर इसकी अमाउंट अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो उसको अपन एसाइटिस टर्म यूज लेते हैं। जैसे देखो इस लाइन को अपन पढ़ते हैं, टू लेयर ऑफ पेरिटोनियम, आउटर पेरिटोनियम एंड इनर विसरल लेयर। ठीक है, सॉरी, आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल लेयर, इन बिटवीन देयर लेयर पेरिटोनियल फ्लूइड आर प्रेजेंट। दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी अमाउंट 10 से 20 ml होती है। एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इज नोन एज एसाइटिस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उसकी अमाउंट है वो ज्यादा हो गई तो उसको आप क्या टर्म लोगे, तो आप बोलोगे सर उसके लिए अपन एसाइटिस टर्म है वो यूज लेते हैं। ठीक है, क्या टर्म यूज लेते हो, एसाइटिस टर्म यूज लेते हो। पेरिटोनियल फ्लूइड की जो नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है, 10 से 20 ml इसकी अमाउंट होती है। अब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं आपकी पेरिटोनियम के। तो मॉडिफिकेशन की बात करें तो पहला आता है मीजोकोलोन। तो मीजोकोलोन क्या होता है, इट इज प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैचमेंट का काम करता है, कौन करता है, आपका मीजोकोलोन है वो करता है। ठीक है, और आपका जो मिसेंट्री होता है वो क्या काम करता है, मिसेंट्री का काम होता है आपका ए फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन दैट अटैच द इंटेस्टाइन टू द एब्डोमिनल वॉल एंड होल्ड इट इन प्लेस। कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसको उसकी जगह पर रोकने का काम कौन करता है, आपका मिसेंट्री करता है। ये किसका पार्ट होता है, जो आपकी पेरिटोनियम होता है उसका एक फोल्ड होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होता है उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के द्वारा अटैच रखता है, और जो आपकी इंटेस्टाइन को होता है उसको अपनी जगह पर रोकने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, ओके, आगे अगर बात करें तो अपनी आ रही है मस्कुलर लेयर। इट इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल। जो मसल्स लेयर होती है वो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। और ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी इनर और एक होती है आउटर। जो इनर लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, सर्कुलर होती है। इनर लेयर क्या होती है आपकी सर्कुलर लेयर होती है, और आउटर लेयर होती है वो क्या होती है आपकी लॉन्जिट्यूडनल होती है। मतलब आपकी अंदर की तरफ मैं बात करूँ तो अंदर की तरफ सर्कुलर लेयर आपको मिलेगी और बाहर की तरफ आपको लॉन्जिट्यूडनल लेयर है वो आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें स्टोमक की तो स्टोमक के अंदर ये 3 लेयर मिलती है। इनर जो होती है वो ऑब्लिक होती है, मिडल इनर जो लेयर होती है वो ऑब्लिक होती है, मिडल होती है सर्कुलर, और आउटर होती है लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इन बिटवीन द आउटर और इनर लेयर मेसेंट्रिक और ओरिबस फ्लेक्सस प्रेजेंट विच इज हैज मोटर एक्शन। जो आपके इनर लेयर होती है और आउटर लेयर होती है, आपकी सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल होती है, उनके बीच में जो आपके मेसेंट्रिक और ओरिबस फ्लेक्सस है वो प्रेजेंट होते हैं। जो किस माइएंट्रिक फ्लेक्सस और ओरिबस फ्लेक्सस है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपके जो आपकी मोटर एक्टिविटी होती है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक्सेस ये मैंने आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा स्मूथ मसल एक्सेप्ट स्टोमक ऑल ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन हैज 2 लेयर बट स्टोमक हैज 3 लेयर ऑब्लिक सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। ये बात मैंने आपको बता दी है। आगे अगर अपन बात करें ओके, आगे अगर हम बात करें फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा इज सीलियक ट्रंक और सीलियक आर्टरी। देखिए आपके हेड से एरोटा निकलती है और एरोटा आती है किसके अंदर, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा। अब एब्डोमिनल एरोटा होती है उसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है उसको सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी के नाम जानते हैं। अभी आपकी सीलियक ट्रंक और सीलियक आर्टरी होती है, इसके अंदर 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच कौन सी होती है, एक तो हिपेटिक आर्टरी होती है, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, एक स्प्लिनिक आर्टरी होती है। स्प्लिनिक आर्टरी स्प्लिन को सप्लाई करती है, गैस्ट्रिक आर्टरी आपके स्टोमक को सप्लाई करती है, हिपेटिक आर्टरी आपके लीवर को सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, जैसे मैंने शॉर्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो एब्डोमिनल एरोटा होती है उसकी फर्स्ट ब्रांच किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सीलियक ट्रंक और सीलियक आर्टरी को अपन बोलते हैं। ठीक है,
और सीलिएक ट्रंक होता है उसकी, या सीलिएक आर्टरी जो होती है उसकी 3 ब्रांच होती है, हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट डाइजेस्टिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, फिर जो आपकी जो अरोटा होती है, एब्डोमिनल अरोटा, वो एक बढ़ती है आपकी सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, जो किसको सप्लाई करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और प्रोक्सिमल जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसको क्या करती है, ये सप्लाई करती है। और फिर आपकी जो इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है वो आपकी सुपीरियर जो लार्ज जो सप्लाई करती है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का रिमेनिंग पार्ट जो प्रोक्सिमल को तो आपकी सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी करती, और इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है जो आपकी जो रिमेनिंग आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बच जाती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अगर आपके जो वेगस नर्व है उसका स्टिमुलेशन अगर आपके जीआई को मिलता है तो जीआई की मूवमेंट और जीआई का जो सिक्रेशन है उनका क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो कभी भी अगर आपका वेगस स्टिमुलेशन होता है, वेगस नर्व के अंदर स्टिमुलेशन होता है, तो गैस्ट्रिक के फंक्शन क्या होते हैं, आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि क्लास को मैं ज्यादा लेंथी है वो नहीं करना चाहता हूँ, और आपको सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मैं ब्रीफ जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। और आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और आपके जो स्लाइड है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब कुछ ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो पहला ऑर्गन आ रहा है आपका टीथ। पहला ऑर्गन क्या आ रहा है आपका, टीथ आ रहा है। टीथ नंबर में 4 होते हैं, इंसिजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। क्या क्या होते हैं, इंसिजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो टीथ की बात करें तो बच्चों के अंदर जो टीथ होते हैं उनको आपके टेम्परेरी टीथ, बेबी टीथ या मिल्की टीथ बोलते हैं, जिनकी अमाउंट कितनी होती है, 20 होती है। जिनकी अमाउंट कितनी होती है फ्रेंड, अमाउंट होती है उनकी 20। ठीक है, स्टार्ट कब होते हैं, 6 मंथ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और 24 मंथ पे ये कंप्लीटली आ जाते हैं। 6 मंथ पे आना स्टार्ट होते हैं, 24 मंथ पे सारे टीथ है वो आ जाते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला इनका जो होता है वो होता है आपका 2102 इंटू 2। मतलब आपके जो इंसिजर होते हैं वो 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। इंसिजर क्या होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। कैनाइल होते हैं 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, बच्चों के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो प्रीमोलर 0 0 और मोलर 2 ऊपर 2 नीचे। टोटल कितने हो गए, 10। 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, तो टोटल कितने हो गए आपके, 20 टीथ हो गए। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। आगे बात करते हैं इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। जो स्टार्ट कब होते हैं, आना स्टार्ट होते हैं 6 साल के ऊपर ये आना स्टार्ट हो जाते हैं, 24 साल तक ये पूरे आ जाते हैं। अगर इनके फर्स्ट जो टीथ होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट मोलर, अपर फर्स्ट मोलर टीथ होता है। लास्ट जो टीथ होता है, जो लास्ट विजडम टीथ होता है, इसको थर्ड मोलर टीथ के नाम जाते हैं। ये लाइन को आप थोड़ा गौर से देखना कि फर्स्ट परमानेंट टीथ इज अपर फर्स्ट मोलर। जो पहला परमानेंट टीथ आता है वो फर्स्ट अपर मोलर टीथ होता है, और लास्ट जो परमानेंट टीथ आएगा वो लास्ट टीथ कौन सा होगा, विजडम टीथ बोलते हैं। इसको हिंदी में अपन अक्कल जाड़ बोलते हैं, जिसको थर्ड मोलर टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आना कब स्टार्ट होते हैं, 6 साल की उम्र में परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और 24 साल तक ये पूरे आ जाते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करूं मैं, दो आपके इंसिजर ऊपर होते हैं 2 इंसिजर नीचे होते हैं। ठीक है, एक कैनाइल ऊपर 1 कैनाइल नीचे, दो प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे, 3 मोलर ऊपर 3 मोलर नीचे। इधर अपन बात करेंगे, इधर हो जाएंगे, फिर इधर दोनों के टोटल कितने हो जाएंगे, 16 इधर 16 इधर, 32 टीथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में बोला, एवल्स टीथ किसको कहते हैं, एवल्स टीथ अपन उसको बोलते हैं जो आपके टीथ कुल मिला के बोले तो आपने जो सॉकेट के अंदर से अगर दांत निकल जाता तो उसको बोलते हैं एवल्स टीथ। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीथ फ्रॉम द सॉकेट, अपने सॉकेट के अंदर से अगर दांत निकल जाए यानी निकल के बाहर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एवल्स टीथ बोलते हैं। एवल्स टीथ को दोबारा से इंप्लांट किया जा सकता है, लेकिन इनको स्टोर किसके अंदर करना पड़ेगा, मिल्क के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने का कारण क्या है, मिल्क के अंदर कैल्शियम को टूटने से बचाने के लिए। ठीक है, कैल्शियम लॉस को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेटल टीथ। नेटल टीथ का मतलब होता है जन्मजात पर्शियन दांतों को अपन क्या बोलते हैं, नेटल टीथ बोलते हैं। चिपेस्ट टीथ की अगर बात करूं कि किसी एक्सीडेंट के अंदर आपके दांत का थोड़ा बहुत पीस है वो टूट गया हो, उसको बोलते हैं चिपेस्ट टीथ। इंपैक्ट टीथ की अगर बात करूं, इंपैक्ट टीथ की बात करते हैं यानी आपके दो दांत है वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहे, उनको बोलते हैं इंपैक्ट टीथ। और हाइपर डोनेटिया की अगर बात करते हैं यानी दांत है वो 32 से ज्यादा हो गए, एक्सेसिव टीथ हो गए, उनको बोलते हैं हाइपर डोनेटिया। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें
पेरिडोनाइटिस, पेरिडोनाइटिस का मतलब होता है कि अगर आपके गम और गम के सराउंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उनको बोलते हैं पेरिडोनाइटिस। और जिंजिवाइटिस किसको कहते हैं कि जो गम होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। यानी आपके गम है उसके आसपास के स्ट्रक्चर है वहां पर भी स्वेलिंग हो गया और गम में भी स्वेलिंग हो गई, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसको तो बोलेंगे पेरिडोनाइटिस। और आपके जो गम है उनके अंदर स्वेलिंग हुई है तो उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे आ जाती है आपकी टंग। अगर टंग की बात करूं तो जो टंग है वो फॉर्मेशन किससे होता है, स्केलेटन मसल से इसका फॉर्मेशन होता है। जो टंग होती है वो आपकी जो माउथ का जो पोस्टीरियर इलाका है, यानी जो फ्लोर पोस्टीरियर फ्लोर है, यानी पीछे वाला एरिया क्या है जहां पर टंग है वो अटैच रहती है, वो किसके द्वारा अटैच होती है, जो लिंगुअल फेनुलम पेपिला होती है उसके द्वारा ये क्या होती है, अटैच होती है। द टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ विद द लिंगुअल फेनुलम पेपिला, किसके द्वारा होती है, लिंगुअल फेनुलम पेपिला के द्वारा अटैच होती है। ठीक है, अब मैं टंग की बात करूं तो टंग का जो पीछे वाला एरिया होता है यानी पोस्टल एरिया होता है वो बिटर सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं साइड वाले लेटरल की बात करूं तो सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीरियर वाला स्वीट और साल्टी टेस्ट के लिए होता है, और जो मिडल एरिया होता है वो स्लेवरी और डिलीशियस टेस्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पीछे वाला एरिया जो पोस्टीरियर एरिया है वो आपके बिटर टेस्ट के लिए होता है, एंटीरियर स्वीट टेस्ट और साल्ट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लेटरल एरिया होता है वो सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका जो मिडल एरिया वो स्लेवरी और आपके डिलीशियस टेस्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आपके टंग है जिसके एरिया टेस्ट के लिए कुछ और टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहली टर्म आ रही है एगुनिशिया। एगुनिशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, क्या आपकी जो टंग है उसके अंदर जो सेंसेशन है टेस्ट का वो क्या हो गया है, लॉस हो गया है। डिसगेनोसिया की बात करें तो डिस्टर्ब हो गए हैं किसके अंदर, टेस्ट के अंदर, टेस्ट सेंसेशन क्या हो गया आपका, डिस्टेंस है। ग्लोसाइटिस की बात करें तो ग्लोसाइटिस का मतलब होता है आपकी टंग के अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से तो आपकी टंग की नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो टंग की जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है, उसको जो नर्व सप्लाई होती है वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके टेस्ट के लिए। और एंटीरियर 2/3 पार्ट है, एंटीरियर 2/3 पार्ट है उसको फेशियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि टंग के टेस्ट के लिए कौन कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है तो आप बोलोगे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और फेशियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो टंग की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ टंग होती है, उसके लिए हाइपोग्लोसल नर्व है रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी नर्व है रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइपोग्लोसल नर्व है, वो टंग के टेस्ट के सॉरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और अगर आपके सेंसेशन की बात करूं जैसे टेम्परेचर हो गया, टच हो गया, इनके सेंसेशन की बात करूं तो ट्राइजेमिनल नर्व जो 5th क्रेनियल नर्व होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। टेस्ट के लिए हाइपोग्लोसल और फेशियल नर्व है, और आपकी जो टंग की मूवमेंट के लिए सॉरी आपके टेस्ट के लिए ग्लोसोफ्रेंजियल और फेशियल नर्व है, मूवमेंट के लिए हाइपोग्लोसल और सेंसेशन के लिए ट्राइजेमिनल नर्व है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इन चीजों का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है।